नमस्कार। आज हम एनेस्थीसिया की दुनिया के एक बहुत ही अहम और सच कहूं तो कभी-कभी बहुत तनाव वाले पहलू पर बात करेंगे। ये है डिफिकल्ट एयरवे मैनेजमेंट। नमस्कार। आसान शब्दों में कहें तो ये वो सिचुएशन है जब ऑपरेशन के दौरान मरीज को सांस लेने में मदद करने के लिए जो ट्यूब डालते हैं, इंट्यूबेशन कहते हैं उसे, वो मुश्किल हो जाता है या कभी-कभी नामुमकिन भी। बिल्कुल। और हमारी आज की ये जो चर्चा है, ये एनेस्थीसिया की एक टेक्स्ट बुक के अध्याय 5 पर आधारित है। हम कोशिश करेंगे समझने की कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के लिए किसी का एयरवे मतलब सांस का रास्ता, उसे सिक्योर करना कब और क्यों चैलेंजिंग हो जाता है। वो आने वाली मुश्किलों का अंदाजा कैसे लगाते हैं और अगर मुश्किल आ ही जाए तो उसे संभालते कैसे हैं। हाँ, क्योंकि ये मरीज की सेफ्टी के लिए बहुत ही जरूरी स्किल है। बिल्कुल, ये एक बुनियादी कौशल है। और हमने सुना भी है कि कभी-कभी ये स्थिति एनेस्थेटिस्ट के लिए एक बुरे सपने जैसी होती है, जिसे कैनॉट इंट्यूबेट, कैनॉट वेंटिलेट या CICO कहते हैं। हाँ, सीको सिचुएशन। मतलब ना ट्यूब अंदर जा रही है, ना ही किसी और तरीके से फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच रही है। ये तो जानलेवा इमरजेंसी बन सकती है। यकीनन। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये एयरवे में मुश्किलें आती ही क्यों हैं? क्या वजह हो सकती हैं इसकी? देखिए, इसके कारण बहुत अलग-अलग तरह के हो सकते हैं और उन्हें समझना बहुत जरूरी है ताकि खतरे को पहले ही भांपा जा सके। हम इन्हें कुछ मेन ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक बड़ा कारण है मुंह या जबड़े से जुड़ी दिक्कतें। जैसे मान लीजिए किसी का मुंह पूरी तरह खुल ही नहीं पा रहा हो। अच्छा। ये हो सकता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, मतलब जबड़े के जोड़ में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे एंकिलोसिस मतलब जोड़ का जाम हो जाना, या फिर कोई इन्फेक्शन हो जैसे लुडविग्स एंजाइना जिसमें गले और मुंह के नीचे तेजी से सूजन फैलती है। ओह। या टिटनेस की वजह से ट्रिस्मस हो जाए जिसमें जबड़ा एकदम भिन जाता है। जबड़े में चोट लगना या मुंह में कोई गांठ होना, ये सब मुंह खोलने में दिक्कत पैदा कर सकते हैं। अच्छा, तो सिर्फ जबड़े का जाम होना ही नहीं, इन्फेक्शन और चोटें भी वजह बन सकती हैं। और ये जो निचला जबड़ा है, मैंडिबल, क्या उसकी बनावट भी असर डालती है? हाँ, बिल्कुल। निचले जबड़े की बनावट बहुत अहम है, जैसे माइक्रोग्नेथिया, जिसमें ठोड़ी बहुत छोटी और पीछे की तरफ होती है। इससे होता क्या है कि लैरेंजोस्कोप, वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है गले में देखने के लिए, उसको सही जगह फिट करना और वोकल कॉर्ड्स को देखना मुश्किल हो जाता है। कुछ जन्मजात सिंड्रोम भी हैं, जैसे पेरे रॉबिन सिंड्रोम या ट्रेचर कॉलिन सिंड्रोम, उनमें भी ये दिक्कतें आम हैं। और जीभ का साइज? मैंने सुना है कि अगर जीभ बहुत बड़ी हो तो भी प्रॉब्लम होती है। निश्चित रूप से। बड़ी जीभ, जिसे मैक्रोग्लॉसिया कहते हैं, वो एयरवे के रास्ते में रुकावट डाल सकती है। ये डाउन सिंड्रोम या हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी कंडीशंस में देखने को मिल सकती है। अच्छा। इसी तरह तालू की बनावट, जैसे बहुत ऊंचा या गुंबद जैसा तालू, हाई आर्च्ड पैलेट जिसे कहते हैं, वो भी लैरेंजोस्कोपी करते वक्त व्यू को ब्लॉक कर सकता है। ये तो हुई मुंह और जबड़े की बातें। गर्दन का क्या रोल है इसमें? क्या गर्दन से जुड़ी समस्याएं भी मुश्किल पैदा कर सकती हैं? बिल्कुल, गर्दन से जुड़ी समस्याएं भी डिफिकल्ट एयरवे का एक बड़ा कारण है। एक तो अगर गर्दन छोटी और मोटी हो, जैसे कि परिधि 43 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, तो मुश्किल हो सकती है। दूसरा और शायद ज्यादा अहम है गर्दन की लिमिटेड मूवमेंट। मतलब अगर गर्दन आसानी से पीछे नहीं झुक पाती, एक्सटेंशन जिसे कहते हैं, या आगे नहीं मुड़ पाती, फ्लेक्शन, तो इंट्यूबेशन के लिए जो जरूरी स्निफिंग पोजीशन होती है वो बनाना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, वो पोजीशन जरूरी होती है? हाँ, वो एयरवे को अलाइन करने में मदद करती है। ये लिमिटेड मूवमेंट स्पॉन्डिलाइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, डिस्क प्रॉब्लम या क्लिपेफील्ड सिंड्रोम, जिसमें गर्दन के कुछ वर्टिब्रे जुड़े होते हैं, इन वजहों से हो सकती है। इसके अलावा गर्दन में चोट, जलने या रेडिएशन के बाद सिकुड़न या गर्दन में सूजन, जैसे बड़ी थायराइड ग्रंथि या सिस्टिक हाइग्रोमा, ये सब भी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। और ये बात तो मुझे काफी नई लगी कि डायबिटीज जैसी बीमारी भी गर्दन की मूवमेंट पे असर डाल सकती है। हाँ, ये कम लोगों को पता होता है। डायबिटीज में कभी-कभी गर्दन का सबसे ऊपरी जोड़, एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट, उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है और ये एयरवे मैनेजमेंट को मुश्किल बना सकता है। फिर कुछ प्रॉब्लम सीधे लैरिंक्स यानी स्वरयंत्र और ट्रेकिया यानी श्वास नली से जुड़ी हो सकती हैं, जैसे सूजन, एडिमा जिसे कहते हैं, या कोई ट्यूमर या स्टेनोसिस, मतलब रास्ते का सिकुड़ जाना। और क्या शरीर के बाकी हिस्सों की बनावट भी इसमें कोई रोल प्ले करती है? हाँ, कभी-कभी, जैसे बहुत ज्यादा कुबड़ापन हो, काइफोसिस जिसे कहते हैं, या बहुत बड़े स्तन हो, तो लैरेंजोस्कोपी के दौरान मरीज को सही पोजीशन में लेटाने में दिक्कत आ सकती है। मोटापा भी एक जाना माना रिस्क फैक्टर है। यहाँ तक कि मरीज के दांत, जैसे बहुत बाहर निकले हुए दांत जिन्हें रैबिट टीथ कहते हैं, या फिर अगर डेंचर ना हो तो मास्क ठीक से फिट नहीं होता या लैरेंजोस्कोप फिसल सकता है। ये भी मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। दाढ़ी का होना भी? हाँ, दाढ़ी होने से फेस मास्क से वेंटिलेशन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मास्क और चेहरे के बीच अच्छी सील नहीं बन पाती।
बाप रे, ये तो कारणों की एक बहुत लंबी लिस्ट हो गई। ऐसा लग रहा है कि बहुत सी अलग-अलग छोटी-छोटी चीजें मिलकर एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती हैं। तो जब इतने सारे संभावित कारण हैं तो सवाल ये उठता है कि डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले इन खतरों को पहचानते कैसे हैं? क्या कोई तरीका है अंदाजा लगाने का कि किसका एयरवे मुश्किल हो सकता है? बिल्कुल। और ये प्री ऑपरेटिव असेसमेंट मतलब ऑपरेशन से पहले की जांच, ये बेहद जरूरी है। इसे नजरअंदाज करना तो एक तरह से लापरवाही माना जा सकता है। इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड और आसान तरीके हैं जो हर मरीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे कॉमन है मल्लमपति ग्रेडिंग। मल्लमपति ग्रेडिंग? ये कैसे करते हैं और इससे क्या पता चलता है? इसमें मरीज को आराम से बिठाकर मुंह पूरा खोलने और जीभ बाहर निकालने को कहा जाता है, बिना कोई आवाज किए। डॉक्टर सामने बैठकर देखते हैं कि गले के पीछे क्या क्या दिख रहा है। सॉफ्ट पैलेट, यूव्यूला यानी वो छोटा सा मांस का टुकड़ा जो लटका रहता है, और फॉस्चल पिलर्स। जो दिखता है उसके बेसिस पर 4 क्लास होती हैं। क्लास आई, सब कुछ साफ साफ दिखता है। पिलर्स, सॉफ्ट पैलेट, यूविला, ये सबसे आसान है। क्लास 2, यूविला का निचला हिस्सा छिप जाता है पर सॉफ्ट पैलेट और यूविला का बेस दिखता है। क्लास 3, सिर्फ सॉफ्ट पैलेट का बेस या थोड़ा सा हिस्सा ही दिखता है। क्लास 4, सॉफ्ट पैलेट भी नहीं दिखता, सिर्फ हार्ड पैलेट नजर आता है। अरे वाह, ये तो कमाल है कि बस गले में देखकर डॉक्टर अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्यूब डालना कितना मुश्किल होगा। तो मतलब क्लास 3 या 4 दिखने का मतलब है कि टीम को मुश्किल के लिए तैयार रहना होगा, है ना? एकदम सही कहा। क्लास 1 और 2 में आमतौर पर इंट्यूबेशन आसान होता है। क्लास 3 में मुश्किल हो सकता है और क्लास 4 अक्सर मुश्किल इंट्यूबेशन का संकेत देता है। ये एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल स्क्रीनिंग टेस्ट है। मलमपति के अलावा और क्या जांचा जाता है? एक और इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट है थायरोमेंटल दूरी। थायरोमेंटल दूरी? हाँ, इसमें मरीज की गर्दन को पूरा पीछे झुकाकर फुल एक्सटेंशन में ठोड़ी के सबसे उभरे हुए हिस्से से लेकर गर्दन में थायराइड कार्टिलेज के ऊपरी किनारे तक की दूरी नापी जाती है। अगर ये दूरी 6.5 सेंटीमीटर मतलब लगभग 3 उंगलियों की चौड़ाई से ज्यादा है तो लेरेंजोस्कोपी आसान होती है। अच्छा। लेकिन अगर ये 6 सेंटीमीटर से कम है तो लेरेंजोस्कोपी और इंट्यूबेशन मुश्किल या इम्पॉसिबल भी हो सकता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये दूरी एक तरह से बताती है कि जीभ और बाकी स्ट्रक्चर्स को दबाकर लैरिंक्स देखने के लिए कितनी जगह है। अगर जगह कम होगी तो व्यू मिलना मुश्किल होगा। समझ गई, यानी गर्दन का लचीलापन और ये ठोड़ी से गर्दन तक की दूरी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या मुंह कितना खुलता है ये भी देखते हैं? हाँ बिल्कुल, मुंह कितना खुलता है ये भी देखना भी जरूरी है। इसे इंटर इंसाइजर गैप कहते हैं, मतलब ऊपर और नीचे के सामने वाले दांतों के बीच की दूरी जब मुंह पूरा खुला हो। ये कम से कम 3 उंगलियों की चौड़ाई लगभग 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए ताकि लैरेंजोस्कोप आसानी से अंदर जा सके। और जैसा हमने पहले कहा, गर्दन की मूवमेंट, आगे झुकना और पीछे जाना, उसकी रेंज भी जांची जाती है। नॉर्मल रेंज लगभग 90 डिग्री से 165 डिग्री के बीच होती है। तो ये 3 चीजें, मल्लमपति ग्रेड, थायरोमेंटल दूरी और गर्दन की हरकत, ये तो मतलब हर मरीज के लिए जांची ही जाती होंगी। निश्चित रूप से ये स्टैंडर्ड प्री एनेस्थेटिक चेकअप का हिस्सा है। एक और ग्रेडिंग है कॉर्मैक और लेहेन ग्रेडिंग, लेकिन ये लैरेंजोस्कोपी करने के बाद की जाती है। अच्छा, बाद में? हाँ, इस आधार पर कि लैरेंजोस्कोप से असल में लैरिंग्स कितना दिखाई दिया। ग्रेड 1 मतलब पूरा ग्लॉटिस दिखा, ग्रेड 4 मतलब कुछ भी नहीं दिखा। ये सीधे इंट्यूबेशन की सक्सेस या फेलियर से जुड़ा है। ठीक है, तो ये आकलन हमें खतरे का अंदाजा तो दे देता है, पर असल चैलेंज तो तब आता है जब वाकई मुश्किल सामने खड़ी हो। मान लीजिए असेसमेंट से पता चला कि एयरवे मुश्किल हो सकता है, या फिर एनेस्थीसिया देने के बाद अचानक पता चला कि ट्यूब डालना मुश्किल है। तब क्या किया जाता है? मतलब मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी क्या होती है? हाँ, देखिए यहाँ 2 अलग-अलग सिचुएशंस हैं और उनके लिए अलग-अलग प्लान होते हैं। पहली है प्रत्याशित डिफिकल्ट एयरवे, मतलब एंटिसिपेटेड डिफिकल्ट एयरवे, जब हमें पहले से पता है कि मुश्किल होने वाली है। और दूसरी है अप्रत्याशित डिफिकल्ट एयरवे, मतलब अनएंटिसिपेटेड, जो एनेस्थीसिया देने के बाद अचानक सामने आती है। पहले प्रत्याशित वाली की बात करते हैं। जब पता है कि मुश्किल होगी तो क्या तरीका अपनाते हैं? अगर मुश्किल का अंदेशा है तो सबसे सेफ तरीका अक्सर होश में इंट्यूबेशन होता है, मतलब अवेक इंट्यूबेशन। इसमें मरीज को बेहोश करने से पहले ही इंट्यूबेशन कर दिया जाता है, बिना बेहोश किए। हाँ, इसके लिए आमतौर पर फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप का इस्तेमाल होता है। ये एक पतली फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसके सिरे पर कैमरा और लाइट होती है। इससे एयरवे के अंदर देखकर ट्यूब डाली जा सकती है। मरीज को तकलीफ ना हो इसके लिए गले को लोकल एनेस्थीसिया स्प्रे या गार्गल से सुन कर दिया जाता है, या फिर कुछ नर्व ब्लॉक्स दिए जाते हैं।
और अगर ये होश में इंट्यूबेशन भी ना हो पाए तब? अगर ये फेल हो जाता है तो फिर एनेस्थेटिस्ट और सर्जन मिलकर ऑप्शंस देखते हैं। क्या सर्जरी रीजनल एनेस्थीसिया में हो सकती है, मतलब सिर्फ शरीर का वो हिस्सा सुन करके? अगर नहीं और एयरवे सिक्योर करना जरूरी है तो क्या लैरिंजियल मास्क एयरवे LMA जैसा कोई डिवाइस काफी होगा? ये गले में फिट होकर वेंटिलेशन में मदद करता है। अगर सर्जरी टालना मुमकिन नहीं है और इंट्यूबेशन या वेंटिलेशन के सारे तरीके फेल हो जाते हैं तो आखिरी रास्ता ट्रैकियोस्टोमी हो सकता है। ट्रेकियोस्टोमी? हाँ, जिसमें सर्जन गले में छेद करके सीधे श्वास नली में ट्यूब डालते हैं। जाहिर है इसके लिए मरीज की सहमति जरूरी होती है। ये तो हुई प्रत्याशित मुश्किल की तैयारी, लेकिन ज्यादा खतरनाक स्थिति तो तब होती होगी जब सब कुछ नॉर्मल लग रहा हो, मरीज को एनेस्थीसिया दे दिया और फिर अचानक पता चले कि इंट्यूबेशन नहीं हो पा रहा, मतलब अप्रत्याशित डिफिकल्ट एयरवे। तब क्या होता है? हाँ, ये सिचुएशन ज्यादा स्ट्रेसफुल और खतरनाक हो सकती है। यहाँ भी दो मेन सिनेरियो हैं जिनके लिए क्लियर एल्गोरिथम मतलब एक प्लान होता है। पहला सिनेरियो है इंट्यूबेट नहीं कर सकते पर वेंटिलेट कर सकते हैं, मतलब कैन नॉट इंट्यूबेट कैन वेंटिलेट। अच्छा, ट्यूब नहीं डाल पा रहे पर मास्क से ऑक्सीजन दे पा रहे हैं। हाँ, ये एक नॉन इमरजेंसी सिचुएशन है, लेकिन इसे हल्के में नहीं ले सकते। तो इस CICB सिचुएशन में क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम मदद के लिए कॉल करना, कॉल फॉर हेल्प। अकेले हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। फिर आता है प्लान A, इंट्यूबेशन का फिर से प्रयास करना, लेकिन अलग तकनीकों के साथ। ज्यादा से ज्यादा 4 बार कोशिश कर सकते हैं। इसमें हो सकता है सिर और गर्दन की पोजीशन बदलना, किसी असिस्टेंट से क्रिकॉर्ड प्रेशर दिलवाना, अलग तरह का लैरिंजोस्कोप ब्लेड इस्तेमाल करना, स्टाइलेट या बूजी का इस्तेमाल करना। ये पतले फ्लेक्सिबल गाइड होते हैं जो ट्यूब को सही जगह पहुंचाने में मदद करते हैं। और आजकल जो बहुत कॉमन और इफेक्टिव है वो है वीडियो लैरिंजोस्कोपी। वीडियो लैरिंजोस्कोपी? हाँ, इसमें लैरिंजोस्कोप के सिरे पर कैमरा होता है जिससे एयरवे का व्यू एक स्क्रीन पर दिखता है। ये एक गेम चेंजर साबित हुआ है। स्टडीज बताती हैं कि डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी फेल होने के बाद भी वीडियो लैरिंजोस्कोपी से इंट्यूबेशन की सक्सेस रेट 94 से 99% तक है। 94 से 99%? ये तो वाकई बहुत प्रभावशाली है। लेकिन अगर इन सब कोशिशों के बाद भी ट्यूब नहीं डल पाती, मतलब प्लान A फेल हो जाता है, तब प्लान B पर जाते हैं। इसमें कोशिश की जाती है कि लैरिंजियल मास्क एयरवे LMA डालकर एयरवे को मैनेज किया जाए और अगर पॉसिबल हो तो उसी के साथ सर्जरी पूरी की जाए। कुछ स्पेशल LMA भी आते हैं जैसे ILMA, इंट्यूबेटिंग LMA, जिनके जरिए इंट्यूबेशन की कोशिश भी की जा सकती है। और अगर LMA भी काम ना करे या सर्जरी के लिए ठीक ना हो, तब आता है प्लान C। इसमें फेस मास्क वेंटिलेशन पर वापस जाना होता है। अब फैसला लेना होता है क्या मरीज को जगा देना है और सर्जरी बाद में पूरी तैयारी के साथ करनी है, मतलब उसे प्रत्याशित डिफिकल्ट एयरवे मानकर। लेकिन अब आते हैं उस सबसे बुरे सपने पर। न इंट्यूबेट कर सकते हैं न वेंटिलेट कर सकते हैं, मतलब CICO, कैनॉट इंट्यूबेट कैनॉट वेंटिलेट। ये तो असली इमरजेंसी है। बिल्कुल, ये एनेस्थीसिया की सबसे खतरनाक इमरजेंसीज में से एक है। यहाँ हर सेकंड कीमती है। पहला कदम यहाँ भी तुरंत मदद के लिए कॉल करना है। फिर मास्क वेंटिलेशन का एक और बेहतर प्रयास किया जाता है। 2 हाथों से मास्क पकड़कर अच्छी सील बनाना, जरूरत हो तो मुंह या नाक में एयरवे डालना। अगर ये भी फेल हो जाता है तो तुरंत LMA डालने की कोशिश की जाती है। अक्सर LMA से वेंटिलेशन संभव हो जाता है। लेकिन अगर LMA डालने के बाद भी वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा, मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तब? अगर LMA भी फेल हो जाता है तो ये एक जानलेवा स्थिति है और तुरंत इन्वेसिव एयरवे एक्सेस की जरूरत होती है। इन्वेसिव एयरवे एक्सेस मतलब गर्दन के सामने से सीधे श्वास नली तक पहुंचना। सबसे तेज तरीका है क्रिकोथायरॉयडोटोमी। इसमें गर्दन में क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन पर चीरा लगाकर या सुई डालकर एयरवे बनाया जाता है। ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जिसे बाद में जब स्थिति संभल जाए तो एक ज्यादा परमानेंट ट्रेकियोस्टोमी से बदल दिया जाता है। ये जानना वाकई राहत देता है कि सबसे मुश्किल, सबसे डरावनी स्थिति के लिए भी एक स्पष्ट स्टेप बाय स्टेप प्लान मौजूद है। अब एक खास स्थिति पर बात करते हैं, सर्वाइकल स्पाइन इंजरी, यानी गर्दन की रीढ़ की हड्डी में चोट। यहाँ एयरवे मैनेज करना तो और भी मुश्किल हो जाता होगा। हाँ, क्योंकि यहाँ एक दुविधा है। एयरवे सिक्योर करना बहुत जरूरी है, लेकिन गर्दन को हिलाने से रीढ़ की हड्डी को और नुकसान पहुंच सकता है, जिसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए एक बेसिक रूल है,
हर सिर की चोट वाले मरीज में सर्वाइकल स्पाइन इंजरी मानकर चलना चाहिए जब तक कि उसे रूल आउट ना कर दिया जाए। तो ऐसे मरीज में एयरवे कैसे मैनेज करते हैं बिना गर्दन को ज्यादा हिलाए? देखिए, प्रायोरिटी तो एयरवे और ब्रीदिंग की ही रहती है। लाइफ ओवर स्पाइन कह सकते हैं। एयरवे खोलने के लिए पहले जॉ थ्रस्ट की कोशिश करते हैं क्योंकि इसमें गर्दन कम हिलती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट भी किया जा सकता है। इंट्यूबेशन के लिए सबसे पसंदीदा तरीका है मैनुअल इनलाइन स्टेबलाइजेशन, MILS। MILS। हाँ, मैनुअल इनलाइन स्टेबलाइजेशन। इसमें एक असिस्टेंट मरीज के सिर और गर्दन को बिल्कुल सीधा न्यूट्रल पोजीशन में पकड़कर स्टेबल रखता है, जबकि एनेस्थेटिस्ट इंट्यूबेशन करता है। गर्दन पर जो हार्ड कॉलर लगा होता है उसे अक्सर इंट्यूबेशन के लिए हटाना पड़ता है, तो उसे स्टेबलाइजेशन ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। यह तरीका आमतौर पर सफल रहता है। और अगर ये तरीका भी फेल हो जाए? अगर MILS के साथ इंट्यूबेशन सफल नहीं होता तो अगला ऑप्शन ट्रेकियोस्टमी हो सकता है। अगर ट्रेकियोस्टमी तुरंत मुमकिन नहीं है तो LMA, कॉम्बी ट्यूब या इमरजेंसी में क्रिकोथायरॉइडोटोमी जैसे ऑप्शंस पर विचार किया जा सकता है। एक और बात ध्यान देने वाली है कि अगर स्थिति अलाउ करे तो सर्वाइकल स्पाइन इंजरी वाले मरीज में भी होश में फाइबर ऑप्टिक इंट्यूबेशन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि मरीज जब होश में होता है तो उसकी अपनी मांसपेशियों की टोन अस्थिर स्पाइन को कुछ हद तक प्रोटेक्ट करती है। वाकई इन मामलों में बहुत सावधानी और एक सही बैलेंस की जरूरत होती है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकालें? मुख्य बातें क्या हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे अहम बात है एयरवे का सावधानीपूर्वक प्री ऑपरेटिव असेसमेंट। हमने देखा कि कैसे मलमपति ग्रेडिंग, थायरोमेंटल दूरी और गर्दन की हरकत जैसी सिंपल जांचें आने वाली मुश्किलों का अंदाजा लगाने में मदद कर सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। दूसरी बात, एक स्ट्रक्चर्ड एल्गोरिदम बेस्ड अप्रोच का महत्व, खासकर अप्रत्याशित मुश्किलों और साइको जैसी इमरजेंसी में। वो जो प्लान A, B, C और इमरजेंसी एयरवे एक्सेस के क्लियर स्टेप्स हैं, वो कंफ्यूजन के बीच भी सेफ डिसीजन लेने में मदद करते हैं। तीसरी बात, टेक्नोलॉजी का असर, खासकर वीडियो लेरेंजोस्कोपी, जिसने मुश्किल इंट्यूबेशन को मैनेज करने के तरीके में वाकई क्रांति ला दी है। और आखिर में सर्वाइकल स्पाइन इंजरी जैसी स्पेशल सिचुएशंस के लिए खास प्रोटोकॉल का पालन करना। चोट मानो, गर्दन स्टेबल करो और सेफ तरीके से इंट्यूबेट करो। दिलचस्प बात यह है कि इतनी सारी पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस के बावजूद एक सिस्टमैटिक तैयारी और प्लान से इन जानलेवा स्थितियों को भी सक्सेसफुली संभाला जा सकता है। बिल्कुल। तो आज हमने एनेस्थीसिया टेक्स्ट बुक के अध्याय 5 के आधार पर डिफिकल्ट एयरवे मैनेजमेंट की चुनौतियों, उसके असेसमेंट के तरीकों और मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज पर विस्तार से बात की। हमने समझा कि कैसे मरीज की शारीरिक बनावट से लेके कुछ बीमारियां तक एयरवे को मुश्किल बना सकती हैं और कैसे एनेस्थेटिस्ट इन मुश्किलों का अनुमान लगाने और उनसे निपटने के लिए तैयार रहते हैं। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि वीडियो लैरिंजोस्कोपी जैसी नई तकनीकें डिफिकल्ट एयरवे मैनेजमेंट में कितनी मददगार हैं, लेकिन जरा सोचिए, क्या टेक्नोलॉजी पर ये जो बढ़ती निर्भरता है, ये एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के जो पारंपरिक कौशल हैं जैसे डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी या फील करके एयरवे को समझना, क्या उनके महत्व को कम कर रही हैं? या फिर ये नई तकनीकें सिर्फ उनके तरकश में नए तीर हैं जो उन्हें पहले से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाते हैं, जबकि वो बेसिक स्किल्स आज भी उतने ही जरूरी हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।